पेज नंबर है 43। टॉपिक है आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं, डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस, संवेगों का विकास। क्वेश्चन है आपका, विकास की विभिन्न अवस्थाओं में संवेगात्मक विकास का परिचय दीजिए। यानी कि डेवलपमेंट की जो अलग अलग स्टेजेस हैं उनके ऊपर जो हमारी इमोशनल डेवलपमेंट होती है उसके बारे में बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हमारी स्टेजेस कौन कौन सी है। सबसे पहले तो है हमारे इनफेंसी, शिशु काल, दूसरा है आपका चाइल्डहुड, तीसरा है आपका एडोलसेंस। तीन आपकी स्टेजेस बताई हैं, तो उनमें अलग अलग बताना है। इन्फेंट्स, जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है तो शिशु काल में उसके क्या क्या इमोशंस होते हैं, चाइल्डहुड के दौरान उसके क्या क्या इमोशन होते हैं, और एडोलसेंस के दौरान उसके क्या क्या इमोशन होते हैं। तो जो इन्फेंसी स्टेज है वो आपकी फर्स्ट स्टेज है। ठीक है, तो ये जो पीरियड होता है इसमें बच्चा जन्म के समय ही बालक अपने हाथ पैरों को मारकर विभिन्न संवेगों को प्रदर्शित करने की कोशिश करता है, लेकिन यह कहना कठिन है कि उसमें जन्म के समय कौन कौन से इमोशन विद्यमान हैं। लेकिन इस अवस्था में जो इमोशन होते हैं वह किसी बाहरी स्टिमुलस का रिजल्ट नहीं होते। इस अवस्था में वे एक प्रतिबिंब के रूप में होते हैं जो उसमें प्राकृतिक रूप से विद्यमान होते हैं। इस स्टेज में बालक खुशी और विषाद के संवेगों को व्यक्त कर सकता है। शिशु भूख, ठंडा व गर्म और गीले आदि की ही अनुक्रिया करना सीख लेता है। इसके अलावा वह प्यार, गोदी में लेना और स्तनपान करते समय आनंद के संवेग प्रकट कर सकता है। यदि बालक को अकेला छोड़ दिया जाए तो वह रोता है। अतः 6 माह की आयु तक बालक में खुशी और विषाद दो ही तरह के संवेग पाए जाते हैं। इस आयु के बाद बालक में नकारात्मक संवेगों का विकास होना शुरू हो जाता है और 12 वर्ष तक की आयु तक बालक में घृणा, ईर्ष्या, आत्मगौरव, प्रेम, लगाव और भय जैसे संवेग उत्पन्न हो जाते हैं। 2 वर्ष की आयु तक बालक में लगभग सभी पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस प्रारंभिक अवस्था में पाए जाते हैं। शिशु काल की प्रारंभिक अवस्था में बालक के संवेगों को उसके शारीरिक परिवर्तन में नहीं देखा जा सकता। उनके सभी संवेग आंतरिक ही होते हैं, लेकिन शिशु काल के अंत तक उसमें सभी संवेग उसके शारीरिक भाव से पहचाने जा सकते हैं। देखो भाई, सबसे पहले स्टेज बताई इन्होंने इन्फेंसी स्टेज। तो इन्फेंसी स्टेज में बच्चा क्या है, जन्म के समय हमें नहीं पता होता कि बच्चे के अंदर कौन कौन से इमोशन होते हैं, और ना ही बच्चे को खुद पता होता है। यानी कि बच्चा 6 महीने तक उसको सिर्फ ये पता है रोना है, जब उसको भूख लगी तो वो रोता है। तो बच्चे के अंदर सिर्फ 2 ही इमोशन वहाँ पर बताए गए हैं, एक तो खुशी का इमोशन और एक रोने का इमोशन। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है, एक तो जब एज बढ़ती है तो उसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव संवेग आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इन्फेंसी की स्टेज में सिर्फ स्टार्टिंग में सिर्फ 2 ही आपके उस बच्चे के अंदर इमोशन होते हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे वह समझता जाता है उसको प्रेम, लगाव, भय, ये सारी चीजें भी उसके अंदर आने लग जाती हैं। उस टाइम पे क्या होता है भाई, स्टार्टिंग में बच्चे के अंदर सिर्फ इंटरनल ही इमोशन होते हैं, हम उनको नहीं बता पाते कि बच्चे के अंदर कौन कौन से इमोशन है। लेकिन जैसे जैसे इन्फेंसी स्टेज का अंत आता है तो बच्चे के अंदर उसके शारीरिक हाव भाव को देखकर हमें थोड़ा बहुत पता लग जाता है कि बच्चे के अंदर ये इमोशन हो जाते हैं। देखो, 2 साल का बच्चा फिर लड़ाई शुरू कर देता, अपने टॉयज का पता लग जाता है, ये मेरा टॉयज है, उसको लेके घूमता रहेगा, दूसरे बच्चे को नहीं देगा। तो ये वाला इमोशन बच्चे के अंदर आ जाता है, तो थोड़े थोड़े उसके अंदर डेवलप हो जाते हैं। उसके बाद आती है बात चाइल्डहुड की। तो चाइल्डहुड के दौरान उन सभी इमोशंस का डेवलपमेंट होता है। तो चाइल्डहुड में बालक में सामाजिक परिवेश का दायरा बढ़ जाता है। अब वह स्कूल जाने लग जाता है, उसके दोस्तों की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए इमोशन उत्पन्न करने वाले स्टिमुलस की संख्या भी बढ़ जाती है। इसलिए शिशु काल के प्रारंभिक संवेगों का विकास भी होने लगता है। बालक काल में बच्चों में खुशी, उदासी, भय, प्यार, आत्मगौरव और आनंद जैसे संवेग स्पष्ट दिखाई देते हैं। यानी कि चाइल्डहुड के दौरान बच्चे के अंदर बच्चे को खुश होना भी आता है, हंसना भी आता है, वह उदास भी हो जाता है, उसको डर भी लगता है, प्यार वाली भावना भी, उसको सेल्फ रिस्पेक्ट वाले यानी कि बच्चे की थोड़ी सी प्रशंसा कर दे तो बच्चा आत्मगौरवान्वित हो जाता है, आनंद आता है, उसको खेलने में एंजॉय आता है, बाहर घूमने में एंजॉय आता है। तो ये सारे जो इमोशन है बच्चे के अंदर डेवलप हो जाते हैं चाइल्डहुड के दौरान। जब एक बच्चे के सामने दूसरे बच्चे की हम प्रशंसा करते हैं तो बच्चा क्या है, उसको ईर्ष्या महसूस होती है। ठीक है, तो चाइल्डहुड में बालक में अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के कौशल को भी डेवलप कर लेता है। उसके बाद है आपका एडोलसेंस।
तो एडोलसेंस के मामले में किशोरावस्था सबसे संवेदनशील काल होता है। इस अवस्था में अनेक संवेगों का संतुलन बिगड़ जाता है। उसमें अक्सर तनाव देखने को मिलता है क्योंकि वे अपने संवेगों पर कंट्रोल करने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपके जितने भी इमोशंस हैं उनके मामले में एडोलसेंस सबसे संवेदनशील काल होता है। ठीक है, तो इस अवस्था में उनके इमोशंस का संतुलन क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो संवेगों के मामले में किशोरावस्था सबसे संवेदनशील काल होता है और इस अवस्था में बच्चों का जो इमोशन है उनका बैलेंस बिगड़ जाता है। उनमें अक्सर क्या स्ट्रेस देखा जाता है, जो एडोलसेंस है उनके अंदर स्ट्रेस देखा जाता है। ठीक है, अधिकता के कारण बालक काल में संवेगों की संतुलन बिगड़ जाए। किशोर में केवल मूर्त वस्तुओं और घटनाओं के प्रति अपने संवेगों को व्यक्त कर सकते हैं, बल्कि वे अमूर्त विचारों के प्रति भी अपने संवेग व्यक्त कर सकते हैं। अब ये एज ऐसी होती है कि बच्चे के अंदर मूर्त और अमूर्त दोनों तरह के संवेग होते हैं। वे शारीरिक और लिंग विकास के कारण जो इमोशनल तौर है उससे व्यथित होते हैं। कई बार वे असामान्य तौर पर सुस्त और प्रसन्न दिखाई देते हैं और कई बार वे उदास दिखाई देते हैं। यानी कि एडोलसेंस में जो बच्चा है इसको क्या है, बच्चे के अंदर एक स्ट्रेस नाम का इमोशन और आ जाता है। ठीक है, स्ट्रेस नाम का इमोशन आ जाता है और इसके ये ऐसी एज होती है कि इसको हम तूफान वाली एज भी बोलते हैं। बच्चा सही गलत की पहचान नहीं कर पा रहा, वह डिसीजन नहीं ले पा रहा है। ठीक है, उसके क्या है, जो मूर्त वस्तुएं हैं उनका तो वह बता ही रहा है, अमूर्त वस्तुओं के प्रति भी वह अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। इसमें कई बार तो बच्चा क्या है, चुस्त दिखाई देता है, कभी पर्सन हमें खुश दिखाई देता है और कभी पल भर में वह हमें उदास दिखाई देता है। तो ये थे हमारी अलग अलग स्टेज के दौरान बच्चे के अंदर क्या क्या इमोशन आते हैं। तो फर्स्ट स्टेज थी इनकी इन्फेंसी स्टेज, सेकेंड थी चाइल्डहुड और थर्ड थी हमारी एडोलसेंस स्टेज। ठीक है, समझ में आ गया बेटे? मैम पेज नंबर, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग नेहा, पेज नंबर है बेटे 43, डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस। मिल गया? यस मैम। ठीक है, तो 3 स्टेजेस थी हमारी। तो जो हमारी इन्फेंसी स्टेज है उसमें तो बच्चे का सिर्फ हमें रोने का पता है और बच्चा खुश होता है तो खेलता है, हाथ पैर मारता है। ठीक है, तो यही इमोशन बच्चे के अंदर होते हैं। लेकिन जैसे ही उसकी इन्फेंसी स्टेज यानी कि 2 साल का समय कंप्लीट होने वाला होता है तो लास्ट में बच्चे के अंदर कुछ और इमोशंस पैदा हो जाते हैं। यानी कि लाइक उसको अपने टॉयज का पता है, ठीक है, और अपनी मम्मी का पता है, पापा का पता है, प्यार का पता है उसको। ठीक है, गुस्सा आना शुरू हो जाता है, तो ये समय आ जाता है। उसके बाद जब चाइल्डहुड में आता है तो बच्चे के अंदर लगभग सारे के सारे इमोशन, चाहे वह प्यार है, डर है, लड़ाई झगड़े वाला है, शांत स्वभाव है, ये सारी चीज़ें दिखाई देने लग जाती है बच्चे के अंदर। ठीक है, और जब आप बच्चा एडोलसेंस के अंदर आता है तो एडोलसेंस में बच्चे के अंदर एक स्ट्रेस नाम का भी जो इमोशन है वो पैदा हो जाता है। ठीक है, तो ये थे आपके अलग अलग उसमें इमोशंस। उसके बाद है इमोशन के विभिन्न प्रकारों का परिचय दीजिए कि हमारे जो इमोशंस हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो इमोशंस में हमारे सबसे पहले तो है हमारे प्राथमिक संवेग। ठीक है, उसके बाद हमारे पॉजिटिव इमोशन, नेगेटिव इमोशन, दूसरे व्यक्तियों से संबंधित जितने भी इमोशन हैं। उसके बाद क्या है आपके सेल्फ इवेल्युएशन से संबंधित संवेग जितने हैं। तो सबसे पहले क्या है आपका संवेगों के विभिन्न प्रकार का परिचय दीजिए। प्राथमिक संवेग फर्स्ट है आपके प्राइमरी इमोशंस, फिर आते हैं आपके पॉजिटिव इमोशन, नेगेटिव इमोशन, दूसरे व्यक्ति से रिलेटेड इमोशन और सेल्फ इवेल्युएटेड से संबंधित इमोशन। तो सबसे पहले बात आती है प्राइमरी इमोशन। तो प्राइमरी इमोशन लक्ष्य केंद्रित व्यवहार से जुड़े होते हैं, यानी कि जो हमारे प्राइमरी इमोशंस हैं वे हमारे गोल ओरिएंटेड बिहेवियर से जुड़े होते हैं। इसमें आपका तनाव, कुंठा, प्रेरक से भंग होने में परिणाम स्वरूप इसमें क्या है आपका, इसके अंदर आपके अंदर क्या हो जाती है, एक स्ट्रेस आ जाता है, आप क्या उखड़े उखड़े रहते हैं। ठीक है, उसके बाद निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने पर प्रशंसा अनुभूति होती है और बालक का तनाव और कुंठा समाप्त हो जाती है। यानी कि प्राइमरी इमोशंस में क्या होता है, इसमें हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य की तरफ होता है, हमारे गोल की तरफ होता है और उसी गोल को लेकर हम टेंशन में रहते हैं कि भाई पता नहीं क्या होगा, मेरे रिजल्ट में क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, स्ट्रेस हो जाएगा हमें।
ठीक है, हम थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो हमारे मोटिवेटर्स हैं, ये सारी चीज़ें हमारे इमोशन इसमें होते हैं। अगर हम सफल हो जाते हैं अपने गोल को अचीव करने में सफल हो जाते हैं, तो फिर हमारे अंदर जो स्ट्रेस वाली है और जो चिड़चिड़ापन है वो समाप्त हो जाता है। अगर हम असफल हो गए तो हमारा स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारे प्राइमरी इमोशंस। उसके बाद आते हैं हमारे पॉजिटिव इमोशन। तो पॉजिटिव इमोशन जिसमें व्यक्ति एवं समाज का हित एवं लाभ हो, तो पॉजिटिव इमोशन कहते हैं, जैसे मनोरंजक, रचनात्मक, प्रेम इत्यादि। पॉजिटिव इमोशंस भी दो प्रकार के होते हैं आपके, एक तो होते हैं हमारे अच्छे वाले गुड वाले इमोशंस, एक होते हैं हमारे बैड वाले इमोशंस। पॉजिटिव इमोशन अच्छे हैं या बुरे हैं, इसका निर्णय इमोशंस की विशेषता और सिचुएशन को देखकर रखा जाता है, ठीक है। यानी कि पॉजिटिव इमोशन भी दो टाइप के हैं, एक गुड वाले पॉजिटिव इमोशन, दूसरे हैं हमारे नेगेटिव वाले पॉजिटिव इमोशन, ठीक है। अब है हमारे, तो ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे जो पॉजिटिव इमोशन है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग सही है या गलत है। अब देखो, मैं खुश हूँ और मान लो आप खुश हो और किसी के मान लो कोई दूसरा बच्चा गिर जाता है, आप उस टाइम पे हंस रहे हो, आपने तो हंसे, आपके अंदर इमोशन आया, भाई देखो जैसे देख के नहीं चल सकता, तो उस सिचुएशन में आपके लिए तो वो पॉजिटिव था, लेकिन दूसरे बंदे के लिए क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा कि मैं तो गिर गया हूँ, मुझे उठाने की बजाय ये मेरे ऊपर हंस रहा है, ठीक है। तो ये दोनों ही पॉजिटिव इमोशन, कि आप हंस रहे हो, खुश थे कि वो गिर गया, आप बोले देख देख के नहीं चल सकता, हंसने लगे आप, तो ये था तो पॉजिटिव इमोशन, लेकिन दूसरे बंदे के लिए क्या बन गया, वो नेगेटिव बन गया कि ये मेरे ऊपर हंस रहा है, ठीक है। तो जो पॉजिटिव इमोशन है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि ये पॉजिटिव में अच्छे वाला है या बुरे वाला है। उसके बाद बात आती है नेगेटिव इमोशन की। तो नेगेटिव इमोशन जो व्यक्ति और समाज के लिए हितकर तथा लाभदायक सिद्ध नहीं होते, उनको हम नेगेटिव इमोशन कहते हैं। यहाँ यह स्पष्ट करना भी आवश्यक है और यह सोचना कि नेगेटिव इमोशन सदा ही बुरे होते हैं, तो नेगेटिव इमोशन सदा ही अच्छे होते हैं, लेकिन नेगेटिव इमोशन भी व्यक्ति और समाज के लिए हितकर और लाभदायक सिद्ध नहीं होते। नेगेटिव इमोशन यानी कि नेगेटिव इमोशन जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं उनको हम नेगेटिव बोलते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हमेशा ही जो हमारे नेगेटिव इमोशन है वो सदा ही बुरे हों, कभी कभार वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग सही भी हो सकते हैं। तो इस इमोशन में उन्होंने बताया है हमारे अंदर तीव्रता, आवर्ती, फ्रीक्वेंसी, नेचर ऑफ स्टिमुलस इत्यादि। उदाहरण संवेग नेगेटिव हो या पॉजिटिव, उनकी अधिक तीव्रता सदा ही हानिकारक होगी। नकारात्मक संवेगों को निम्न तीव्रता लाभदायी रहती है, जैसे बच्चे में थोड़ा थोड़ा भय का रहना, ठीक है। तो इसमें क्या है, नेगेटिव इमोशन में आप एकदम तो नेगेटिव इमोशन, आप फटाफट कोई काम कर रहे हो, तीव्रता दिखा रहे हो आप किसी काम में, तो उस काम को आप तो अच्छे से कर रहे हो लेकिन आप उल्टा हो जाता आपका काम, जल्दी का काम शैतान का, हम फटाफट भागे भागे काम करते हैं, उसमें 2 काम और बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो ये उस टाइम नेगेटिव बन जाता है हमारा, ठीक है। और बच्चे के अंदर थोड़े थोड़े भय का रहना, ये भी क्या है, नेगेटिव। बच्चा डरता है हमसे, तो ये भी नेगेटिव इम्पैक्ट है। उसके बाद है दूसरे व्यक्तियों से संबंधित इमोशंस। अब दूसरे व्यक्तियों से संबंधित क्या क्या इमोशन हो सकते हैं, कुछ इमोशंस का संबंध दूसरे व्यक्तियों से होता है। उदाहरण है प्रेम का संवेग। इस संवेगात्मक व्यवहार में दूसरे किसी व्यक्ति के प्रति इमोशंस व्यवहार शामिल होते हैं। इस प्रकार के संवेगात्मक व्यवहार के दौरान दूसरे व्यक्ति की उपस्थिति में तीव्र संवेग उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार के संवेग बहुत ही जटिल होते हैं, तीव्र संवेग उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार के संवेग ये कई रूपों में बढ़ते हैं, जैसे माता पिता के प्रेम में स्नेह, रोमांटिक प्रेम, यौन उत्तेजना का मिश्रण, ये सारे। तो दूसरे व्यक्ति से संबंधित भी हमारे अंदर कुछ इमोशंस होते हैं। ये क्या होते हैं, ये तब होते हैं जब एक दूसरे से हम गहरे तरीके से जुड़े हुए, जैसे हमारे माता पिता का प्रेम, तो हम अपने मम्मी, मान लो पापा हमें ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं तो हम मम्मी की तरफ अट्रैक्ट होंगे कि मम्मी प्यार कर रही है, ठीक है। या फिर दूसरा बता दिया रोमांटिक प्रेम, ठीक है। तो इन सब में ये क्या है, हमारे दूसरे व्यक्ति से रिलेटेड जो इमोशन, उनको देखकर जो इमोशन आते हैं। जैसे कई बार इमोशन ऐसा भी आता है, दूसरा व्यक्ति जिससे आपकी लड़ाई झगड़ा, उसको देखते ही गुस्सा आता है आपको, है ना। आगे है सेल्फ इवैल्यूएशन से संबंधित संवेग। व्यक्ति जब अपना कार्य करके निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तब उसका तनाव कम होता है, ठीक है। यानी कि व्यक्ति जब अपना कार्य करके अपने लक्ष्य, इसमें सेल्फ इवैल्यूएशन से संबंधित इसमें इमोशन में बताया कि जब व्यक्ति जब अपना कार्य करके लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तब उसका तनाव
कम होता है। ठीक है, तो गोल प्राप्त कर लेने से व्यक्ति को मानसिक शांति की प्राप्ति होती है और व्यक्ति द्वारा गोल प्राप्त करने के कार्य की सफलता उसकी आकांक्षाओं के स्तर के अनुसार है या नहीं, इस बात पर व्यक्ति का संतोष निर्भर करता है कि उसकी संतुष्टि, प्रशंसा आदि इमोशंस का संबंध सेल्फ इवेल्युएशन से होता है। यानी कि सेल्फ इवेल्युएशन से संबंधित इमोशंस, यानी कि जब व्यक्ति किसी गोल को अचीव करना चाहता है और उस गोल को अचीव कर लेता है, ठीक है, किसी गोल को अचीव करना चाहता है और जब उस गोल को अचीव कर लेता है तो उसको एक संतुष्टि होती है, प्रशंसा होती है। तो ये होते हैं आपके सेल्फ इवेल्युएशन से रिलेटेड इमोशंस। ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम। देखिए अब नेक्स्ट आगे है आपके इमोशंस को नियमित करने की योग्यता पर प्रकाश डालिए या संवेगों को शिथिल करने की विधियों का परिचय दीजिए। आगे है आपके जो भी आपके इमोशंस हैं उनको कंट्रोल करने के कौन कौन से या उनको स्टेबल रखने के कौन कौन से मेथड है। तो सबसे पहले बताया है इसने रिप्रेशन मेथड, दमन करना। आगे है सब्लिमेशन, उन्नयन करना। उसके बाद है कैथरेसिस, रेचन और मेंटल पीस। 4 तरीके बताए इसने। सबसे पहला हमारा दमन। इस योग्यता के द्वारा बालकों में अवांछित जितने भी इमोशंस हैं उनका दमन किया जाता है। कई बार बालक नेगेटिव इमोशंस को व्यक्त करते हैं। यदि उनको ऐसा करने से मना किया जाता है, सजा दी जाती है, तो ऐसे इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और बालक ऐसे इमोशन को भूलना चाहेगा। लेकिन कई बार दमन करने से बालक के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है, इसलिए इस विधि का प्रयोग आवश्यकता होने पर ही किया जाना चाहिए, अन्यथा इसके बुरे प्रभाव हो सकते हैं। एक तो है आपका रिप्रेशन। रिप्रेशन यानी कि दमन। जब मान लीजिए आप एक छोटे बच्चे को देखते हो, वो गुस्सा ज्यादा करता है तो आप उसको पीटते हो, तो बच्चे के अंदर हो सकता है एक आधा बच्चा तो चलो उसको ये पता कि अगली बार मैं गुस्सा करूंगा तो मेरी पिटाई होगी, वो सुधर जाता है। लेकिन एक आधा बच्चा ऐसा होता है जिसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, वो क्या है, सुधरने की बजाय ज्यादा बिगड़ जाता है। तो दमन, कई बार हम दबाते हैं बच्चे की बात को, तो कई बार ये दमन भी हमारे लिए अच्छा नहीं रहता। उसके बाद है आपका सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का अर्थ होता है जितने भी नेगेटिव संवेग हैं उनकी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों की ओर मोड़ना। ठीक है, तो जितने भी हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं उनकी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों की ओर मोड़ना। वास्तव में उन्नयन एक प्रकार के अहम की सुरक्षा का एक यंत्र है। अब देखो भाई, सब्लिमेशन फर्स्ट वाला समझ में आ गया, ये रिप्रेशन वाला। यस मैम। उसके बाद आपका सब्लिमेशन। देखो सब्लिमेशन उन्नयन के द्वारा किस प्रकार हम इनको स्टेबल कर सकते हैं। तो सब्लिमेशन का अर्थ होता है जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं उनकी एनर्जी को रचनात्मक कार्यों की तरफ मोड़ना। ठीक है, मान लो बच्चा ज्यादा उछल कूद कर रहा है, ज्यादा और कुछ काम कर रहा है, मतलब तो उसको ऐसे काम में लगा दो ना कि उसको टाइम ही ना मिले। तो यहाँ पर बच्चे के जो नेगेटिव इमोशंस हैं उनको, उनकी एनर्जी को हम किसी क्रिएटिव काम की तरफ मोड़ देते हैं। ठीक है, तो वास्तव में सब्लिमेशन एक प्रकार के अहम की सुरक्षा का यंत्र है जो किसी चिंता या अभाव के इमोशंस में से बचने का एक साधन उपलब्ध करवाता है। जब व्यक्ति अपने जीवन में किसी अभाव से ग्रस्त होता है तो उसे निराशा का संवेग उत्पन्न होता है। ऐसे में यदि उसे हम सही मोटिवेशन दे दें तो वह अपने संवेग को कंट्रोल करेगा और किसी न किसी क्रिएटिव वर्क में लग जाएगा जिसका परिणाम बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। ठीक है, तो सब्लिमेशन का अर्थ है जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं उनकी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों की तरफ। ये समझ में आ गया। मान लीजिए मैं बहुत टेंशन में चल रही हूँ, ठीक है, मेरे अंदर क्या हो गया, एक निराशा का संवेग आ गया, तो किसी ने मुझे मोटिवेट किया कि कोई बात नहीं भाई, इस बार आपका पेपर रह गया तो कोई बात नहीं, आप अगली बार अच्छे से तैयारी करो। तो बच्चा क्या करता है, जब मोटिवेट होता है ना तो वह उस चीज को भूल जाता है और अपनी सारी एनर्जी दोबारा से उस तरफ लगा देता है। या फिर आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई बच्चा ज्यादा शरारती है तो हमने उसको कुछ क्रिएटिव वर्क दे दिया, ठीक है, जिससे उसकी शरारत भी कम हो जाएगी और उसको एक काम भी मिल जाएगा, क्योंकि फ्री होते ही आपको पता है वो शरारत करेगा। तो ये क्या है, सब्लिमेशन। बच्चे की जो नेगेटिव एनर्जी है उसको भी पॉजिटिव वर्क में लगा देना। ठीक है, ये आ गया समझ में? यस मैम। उसके बाद है नेक्स्ट कैथरेसिस, रेचन।
इस एबिलिटी के द्वारा बालक के इमोशन को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब तक बालक को स्वतंत्र अभिव्यक्ति का मौका नहीं दिया जाएगा तब तक वह अपने इमोशंस का बैलेंस नहीं कर सकता। ऐसे इमोशन को दबा दिया जाता है जो कि अचेतन मन में सक्रिय होते हैं, जिसका परिणाम गंभीर हो सकता है। इसलिए बालक को अपने खुद को रिप्रेजेंट करने की पूरी स्वतंत्रता दी जाती है। स्वतंत्र अभिव्यक्ति से बालक के नकारात्मक संवेग रचनात्मकता में परिवर्तित हो जाते हैं। इसमें कैथरेसिस में रेचन ने क्या बताया भाई, हमने नहीं टोका बच्चे को, बिल्कुल भी नहीं टोका, ठीक है, बच्चे को आजाद कर दिया, भाई तेरे को जो करना है तू कर। कई बार बच्चे ऐसे हो जाते हैं ना जो माता पिता के पास बार बार झगड़ा करते हैं, तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं, भाई तुझे जो करना है कर, जहाँ जाना है जा। तो बच्चा स्वतंत्र कर दिया हमने, बच्चा आजाद हो गया। अब उसको लगेगा मैं तो बिल्कुल स्वतंत्र हो गया, लेकिन जब वो बाहरी दुनिया में निकल के देखता है ना, उसको एहसास होता है उस चीज का कि भाई नहीं मैंने गलत किया, तो खुद में खुद उसकी जो चीजें, जो नेगेटिव एनर्जी है वो अपने आप ही स्टेबल होना शुरू हो जाती है। ठीक है, माता पिता की बातें उसको गलत लग रही थी, लेकिन जब उसने खुद ठोकर खाई तो उसने खुद सीखा। आगे है मेंटल पीस। तो मेंटल पीस इमोशंस को कंट्रोल करने में सहायक है। मेंटल पीस के लिए यह आवश्यक है कि बालक को उद्देश्यपूर्ण कार्यों में लगाया जाए, जिससे कि वह नेगेटिव सोच से बचे रहे। कई बार ऐसा देखने में आता है कि नेगेटिव संवेग उस समय आते हैं जब व्यक्ति का दिमाग रचनात्मक कार्य में नहीं लगता है। तो जो हमारी मेंटल पीस है वो भी हमारी क्या है, संवेगों को कंट्रोल करने में सहायता करती है। ठीक है, उद्देश्यपूर्ण कार्यों में लगाया जाए तो नेगेटिव सोच ही नहीं रहेगी, नेगेटिव सोच नहीं रहेगी तो बच्चे को मेंटल पीस रहेगी, शांति रहेगी। आप खुद देखो, जब आप बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हो ना, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो आप कंट्रोल नहीं कर पाते, तो आप या तो क्या है काउंटिंग करना शुरू कर दो, या फिर आप जिस भी भगवान को मान रहे हो उसका नाम लेना शुरू कर दो। आप ऑटोमेटिकली 10 मिनट में खुद शांत हो जाओगे। ठीक है भाई, देखो औरों का तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ठीक है, अभी आपको लग रहा है कि मैं तुम्हारी क्लास शुरू करने से पहले मैं बहुत रोई हूँ, लग रहा है नहीं? क्योंकि क्या होता है, गुस्सा आता है तो हम क्या करते हैं, उस इमोशंस को हम, आपको गुस्सा आता है तो या तो आप काउंटिंग शुरू कर दो, 5-7 मिनट तक आप 1 2 3 करते रहो, ऑटोमेटिकली आप शांत हो जाओगे। या फिर आप किसी भी, जिस भी आप भगवान को मानते हो उसका नाम लेना शुरू कर दो, तो आपका क्या हो जाएगा, ये इमोशन कंट्रोल हो जाएगी। तो इससे हमें मेंटल पीस मिलेगी। ठीक है, तो मेंटल पीस भी क्या करती है, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करती है। समझ में आ गया मेरी फ्रेंड? Yes, ma'am. तो मैं भी रोने लग गई साथ में। अभी स्कूल में ना एक टीचर जो मेरी फ्रेंड है, उसकी दादी एक्सपायर हो गई, तो वो रो रही थी तो मैं भी साथ में रोने लग गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक विशेषकर प्राथमिक स्तर के बालक के संवेगात्मक विकास में अध्यापक की भूमिका पर प्रकाश डालें। देखो, अगर हम प्राइमरी लेवल पर देखते हैं तो बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट में टीचर की क्या भूमिका है। ठीक है, तो बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट में टीचर की क्या भूमिका है, उसके ऊपर प्रकाश डालिए। अब देखो भाई, क्या भूमिका है एक टीचर्स की प्राइमरी लेवल पर बच्चे के इमोशंस को डेवलप करने में। बालक का इमोशनल डेवलपमेंट करना एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव में से एक है, और यह टीचर की भी एक महान रिस्पॉन्सिबिलिटी है। संवेगात्मक विकास के अभाव में बच्चे के सामने अनेक समस्याएं आती हैं, और इसके अभाव में वह सामाजिक कुसमायोजन का शिकार हो जाता है या वह बाल अपराधी बन जाता है। तो एक अध्यापक बालक को इमोशनल डेवलपमेंट में निम्नलिखित भूमिकाएं निभा सकता है। देखो भाई, जो हमारी एजुकेशन है उसका भी एक ऑब्जेक्टिव क्या है, बच्चे के अंदर अच्छे इमोशंस को, मोरल वैल्यूज को डेवलप करना। ठीक है, जब बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, अच्छे से उसकी डेवलपमेंट नहीं हो पाती है, तो बच्चे के अंदर अनेक प्रॉब्लम्स जन्म ले लेती है, जिसके अलावा बच्चा जो सामाजिक जितनी भी कुरीतियां हैं उनका शिकार हो जाता है और बाल अपराधी बन जाता है। ठीक है, अब देखो टीचर का क्या रोल है भाई। एक टीचर का काम सिर्फ अपने सिलेबस को ही पूरा करवाना नहीं होता, बल्कि उसका कार्य बालक के संपूर्ण विकास की ओर ध्यान देना भी है। एक अध्यापक को चाहिए कि वह बालक के शारीरिक विकास की तरफ भी ध्यान दे, क्योंकि इमोशनल डेवलपमेंट काफ़ी हद तक बालक के
फिजिकल डेवलपमेंट पर आधारित होती है। इसलिए टीचर को चाहिए कि बालक के खाने पीने, खेलकूद और उसके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखे ताकि वह सही डेवलपमेंट हो सके। तो टीचर क्या है, उसका काम सिर्फ सिलेबस को कवर ही नहीं करवाना, बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट भी टीचर को देखनी पड़ती है। ठीक है, कि बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा, बच्चा खाना सही खा रहे हैं या नहीं खा रहे, स्कूल में जो लंच ले गए उसको कंप्लीट किया है या नहीं किया है। तो टीचर को यहाँ पर उसके विकास की तरफ ध्यान दें, क्योंकि इमोशनल डेवलपमेंट काफ़ी हद तक बच्चे की जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर भी इफेक्ट करती हैं। ठीक है, इस क्योंकि अगर बच्चा सही से खेल कूद रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर इमोशन अलग होते हैं। एक बच्चा होता है जो ना तो खेलता ना कूदता, उसके अंदर अलग से इमोशंस होते हैं। ठीक है, तो बच्चे का पूरा ध्यान और उसकी सही डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना पड़ता है। सेकंड है, टीचर का कार्य केवल बालक के स्कूली जीवन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसके परिवार और सामाजिक जीवन पर भी ध्यान देना होता है। यानी कि मान लीजिए एक बच्चा प्रॉब्लम कर रहा है, ना तो घर का काम कर, तो बच्चे टीचर को यहाँ पर सिर्फ स्कूल का ही नहीं देखना, उसको ये भी देखना है कि बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या है, उसके माता पिता से संपर्क करें। ठीक है, तो इसीलिए तो पीटीएम वगैरह होती हैं। तो बालक के अंदर अनेक इमोशनल समस्याएं उसके परिवार के वातावरण की भी देन हो सकती है। इसलिए अध्यापक को बालक के माता पिता से मिलकर उनका गाइडलाइंस करना चाहिए ताकि बालक का प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। उसके बाद है आपका विद्यालय का वातावरण बालक के इमोशनल डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए स्कूल का इन्वायरमेंट इस प्रकार का होना चाहिए कि बच्चे को किसी प्रकार का कोई डर, चिंता, असुरक्षा और तनाव आदि महसूस ना हो। इसके लिए अध्यापक को बालकों को सजा देने से बचना चाहिए। उसे चाहिए कि उसे शिक्षण की इतनी रुचिपूर्ण बनाए कि बालक अधिगम को एक मनोरंजक कार्य समझे। उसके बाद है आपका संवेगों का संबंध नैतिकता से भी होता है। ठीक है, इमोशंस का जो संबंध है वह नैतिकता से भी होता है, और यानी कि जो हमारी इमोशंस है वो हमारी मोरल डेवलपमेंट से भी इफेक्ट होते हैं। इसलिए टीचर को चाहिए कि बालक की मोरल डेवलपमेंट के लिए उसको प्रेरित करें, महापुरुषों के जीवन से परिचय करवाएं। ठीक है, इसके अलावा अध्यापक को बालक को ऐसे एक्सपीरियंस प्रदान कराने चाहिए जो बालक के मोरल डेवलपमेंट में भी हेल्प करे और उसके इमोशंस में भी। उसके बाद है क्रिएटिव इमोशंस को कंट्रोल करने का सबसे प्रभावशाली उपाय है, यदि बालक रचनात्मक कार्यों में लगे रहे तो नकारात्मक संवेगों से बचे रह सकते हैं, और अध्यापक को चाहिए कि वह बालक को विभिन्न रचनात्मक कार्यों में लगाए रखे, जैसे बागवानी, ड्राइंग, पेंटिंग, डांस और म्यूजिक आदि। ठीक है, यानी कि बच्चे को क्रिएटिविटी में लगा दिया जाए तो बच्चे के अंदर जो नेगेटिव इमोशंस है वो खत्म हो जाएंगे। ये आ गया समझ में? Yes, ma'am. उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अटैचमेंट, मीनिंग ऑफ अटैचमेंट। अटैचमेंट का क्या मीनिंग है? अटैचमेंट विशेष इमोशनल संबंध होता है। इसमें आपका आराम, ध्यान और आनंद का आदान प्रदान होता है। लगाव से जुड़े अनुसंधान की जड़ें तो फ्रायड के सिद्धांत से ही प्राप्त हो चुकी हैं, जैसे प्रेम का सिद्धांत, लेकिन अटैचमेंट थ्योरी के प्रतिपादन का श्रेय जॉन बाल्बी को जाता है, जो कि क्या है, ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट, जो क्या थे, साइकेरेक्टिक्स और साइकोलॉजिस्ट थे और बाल विकास में रुचि रखने के लिए प्रसिद्ध थे। इन्होंने अटैचमेंट के सिद्धांत पर महत्वपूर्ण कार्य किया। बॉल्बी ने अटैचमेंट के कंसेप्ट पर अपने रिसर्च को समर्पित किया। उनके अनुसार लगाव मानव के बीच सदा रहने वाली मनोवैज्ञानिक संबद्धता है, यानी कि लगाव मनुष्य के बीच रहने वाली सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक संबद्धता है। बाल्बी ने मनोविश्लेषणात्मक विचार के अनुसार बाल्यकाल के प्रारंभिक अनुभव जीवन के बाद के व्यवहार और विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। रुको, इतना लंबा नहीं पढ़ रही, पहले ये बता दूं। अटैचमेंट क्या है? एक विशेष इमोशन होता है, ठीक है, जिसमें आप आराम, ध्यान और आनंद का आदान प्रदान होता है। अटैचमेंट से जुड़े रिसर्च की जड़ें तो क्या है, फ्रायड के सिद्धांत से प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन इसको जॉन बाल्बी ने दिया। वो क्या थे, एक ब्रिटिश के साइकोलॉजिस्ट थे। उनका मानना था कि जो हमारी अटैचमेंट है वह ह्यूमन के बीच सदा रहने वाला एक साइकोलॉजिकल रिलेशन है, यानी कि जो अटैचमेंट जो हमारी है वह हमारे साइकोलॉजिकल किसके अकॉर्डिंग है, रिलेशन के अकॉर्डिंग है, कि अगले बंदे से हमारे कितने अच्छे रिश्ते हैं तभी अटैचमेंट होगी।
ठीक है, अगर किसी के साथ अच्छे रिश्ते हैं तो उसी के साथ अटैचमेंट होएगी, जिसके साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं उनसे हमें नफरत होएगी। ठीक है, तो अटैचमेंट किस बंदे के साथ हमारे कितने अच्छे रिलेशन है उससे पता लगती है। तो यहाँ पर बाल्बी ने क्या किया कि चाइल्डहुड के प्रारंभिक अनुभव जीवन के बाद के व्यवहार और विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। बाल्यकाल में हमारी प्रारंभिक शैलियाँ अर्ली अटैचमेंट स्टाइल शिशुओं और केयर गिवर के बीच संबंध के द्वारा स्थापित होता है। यानी कि बाल्बी ने जो साइको एनालिटिकल जो विचार दिया उसके अनुसार बच्चे के अंदर जो अटैचमेंट है वह चाइल्डहुड और इन्फेंसी स्टेज से ही शुरू हो जाता है कि बच्चे का अटैचमेंट, अगर उसकी मम्मी उसको पाल रही है तो मम्मी के प्रति अटैचमेंट हो जाएगा, उसके घर में किसी और सदस्य उसको पूरा दिन रखता है तो उसके साथ अटैचमेंट हो जाएगा। तो बच्चे के जो अर्ली अटैचमेंट स्टाइल है वो इन्फेंट स्टेज से ही बच्चे के अंदर आ जाता है। यहाँ पर जो बाल्बी है उनका विश्वास है कि जो हमारा इवोल्यूशनरी जो कंपोनेंट होता है यह सर्वाइवल में सहायता करता है। किसी विशेष व्यक्ति के साथ सुदृढ़ संवेगात्मक संबंध बनाने की प्रवृत्ति मानव प्रकृति का मूल घटक है। ठीक है, तो बाल्बी का ये विश्वास है कि लगाव में इवोल्यूशनरी कंपोनेंट होता है, यह जीवित रहने में सहायता करता है, सर्वाइवल में सहायता करता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग किसी विशेष व्यक्ति के साथ सुदृढ़ इमोशनल संबंध बनाने की प्रवृत्ति मानव प्रकृति का मूल घटक है। लगाव दूसरे व्यक्ति के साथ संवेगात्मक बॉन्ड है। बाल्बी का विश्वास है कि बालकों द्वारा प्रारंभ में बनाए गए बॉन्ड जीवन भर निरंतर प्रभाव डालते रहते हैं। बाल्बी के अकॉर्डिंग बॉन्ड का लगाव ही शिशुओं को माताओं के बहुत निकट रहने या रखने में सहायता करता है और उनके जीवित रहने के अवसर अधिक हो जाते हैं। लगाव के सिद्धांत से केंद्रीय बिंदु वे माताएं हैं जो सदा उपलब्ध रहती हैं और अपने शिशुओं की आवश्यकताओं को पूरा करती है, सुरक्षा की भावना स्थापित कर पाती हैं। शिशु यह जानता है कि उसका पोषण निर्भरता के योग्य है, वह बच्चों के लिए एक सुरक्षित आधार निर्मित करता है, फिर वह विश्व की खोज करता है। लगाव की प्रोसेस किसी जेंडर स्पेसिफिक के लिए नहीं होती। शिशु निरंतर रहने वाला पोषकों के प्रति लगाव उत्पन्न करता है जो शिशुओं के साथ सेंसिटिव एंड रिस्पॉन्सिव होते हैं और सामाजिक संबंधों के इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, स्टार्टिंग वाली बात कर लो कि क्या बताया गया है। जो बाल्बी वो ये बोलते हैं कि जो हमारा अटैचमेंट है वह ह्यूमन के बीच होने वाले साइकोलॉजिकल रिलेशंस के कारण होता है। इसमें आप एग्जांपल डाल देना कि जिस प्रकार बच्चा क्या है अपनी माँ के साथ अटैचमेंट का अनुभव करता है। ठीक है, ये बीच वाला तो आपको क्या कर देगा, कंफ्यूज कर देगा। उसके बाद देखो इसकी और क्या क्या लिख सकते हो। इसमें व्यक्ति के साथ किया गया एक बॉन्ड है। अटैचमेंट क्या है, व्यक्ति के साथ हमारे रिलेशन के कारण किया गया एक बॉन्ड है। ठीक है, शिशु ये जानता है कि जिसके ऊपर वह निर्भर है वह उसके हाथों में सुरक्षित है, तो ये उसकी अटैचमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर अटैचमेंट की विशेषताएं बताई हैं भाई। निकटता बनाए रखना, अटैचमेंट की क्या क्या विशेषताएं है। जब हमारा अटैचमेंट किससे होगा, या तो व्यक्ति निकटता बनाए रखे, सुरक्षित स्थान पर रहे, सुरक्षित आधार प्रस्तुत करे, अलग होने का दुख। निकटता बनाए रखे, जिन लोगों के साथ लगाव होता है उनके समीप रहने की इच्छा का होना। सुरक्षित स्थान, भय या खतरे के दौरान केंद्रीय व्यक्ति के पास आराम या सुरक्षा के लिए लौटना। सुरक्षित आधार, लगाव का केंद्रीय व्यक्ति सुरक्षित आधार का कार्य करता है जहां से बच्चा आसपास के वातावरण को जान सकता है। अलग होने का दुख, लगाव वाले व्यक्ति की अनुपस्थिति में चिंता का होना। ठीक है, तो ये सारी विशेषताएं बताई हैं हमारी अटैचमेंट से रिलेटेड कि अटैचमेंट क्या है। एक तो हमें निकटता बनाने के कारण आती है, सुरक्षित स्थान यानी कि जब हमारा अटैचमेंट होता है तो हमें ये लगता है कि ये मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ, इसके साथ मैं आराम फील कर रहा हूँ। ठीक है, सुरक्षा की भावना। सुरक्षित आधार, और अटैचमेंट होती है तो हमें अलग होने का भी दुख होता है। ठीक है, अलग होने का दुख कि जैसे मैं बीच में आपका कॉलेज ज्वाइन किया तो उससे पहले मैं स्कूल में थी, स्कूल में तो खैर अब भी हूँ, तो फिर मैं बीच में छोड़ना चाहती थी तो जो मेरे +2 वाले बच्चे थे ना वो रोने लग गए कि मैम नहीं, आप बीच में नहीं जाओगे छोड़ के हमें। तो फिर मैंने उनको सुबह के स्टार्टिंग के पीरियड में उनके लेने लग गई, उनको पढ़ाने लग गई। ठीक है, तो फिर तो ये था एक अलग होने का दुख, चिंता। तो ये होती है जब हमारा अटैचमेंट होता है किसी के साथ। जब हमारा अटैचमेंट नहीं होता तो कोई जाता रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो अटैचमेंट की भावना यहाँ तक समझ में आया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो डेवलपमेंट ऑफ अटैचमेंट, बच्चे में लगाव का विकास कैसे होता है।
सबसे पहले बताया गया है लगाव का सिद्धांत। प्रारंभिक सामाजिक विकास से समझने के लिए एक डोमिनेंट अप्रोच माना है। बच्चों के निकट संबंधों के निर्माण के बारे में रिसर्च पर अधिक बल दिया। देखो भाई क्या क्या सिद्धांत बताए इन्होंने बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, अटैचमेंट के डेवलपमेंट के लिए। 6 से 30 महीने के बीच वाले बच्चे फैमिलियर केयर गिवर के साथ इमोशनल अटैचमेंट अधिक दिखाते हैं, विशेषकर एडल्ट्स चाइल्ड कम्युनिकेटर्स के प्रति अधिक संवेदनशील और सेंसिटिव और रिस्पॉन्सिव होते हैं। ठीक है, 6 से 30 महीने के बीच वाले बच्चे, इसने बोला कि 6 से 30 महीने के बच्चे, यानी कि 6 से लगा लो आप 2 साल तक के बच्चे, जो उनकी ज़्यादा देखभाल करता है उसी के साथ उनका ज़्यादा अटैचमेंट होता है, उसी के प्रति वो ज़्यादा संवेदनशील, सेंसिटिव और रिस्पॉन्सिव होते हैं। ठीक है, अब जैसे आप मान लो आप लोग घर पे रह रहे हो, आपके छोटे बच्चे हैं और आपको कॉलेज में जाना पड़ जाए तो बच्चा क्या रोने लग जाएगा। ठीक है, कि मेरी मम्मी जा रही है, तो ये क्या है बच्चे के साथ अटैचमेंट। ठीक है, उसके बाद है छोटे बच्चे का इमोशनल अटैचमेंट व्यवहारिक रूप से उसके परिवार के साथ ज़्यादा होता है। सबसे पहले तो बात बताई, बच्चे को जो पाल रहा है, जिसके पास बच्चा ज़्यादा टाइम रहता है उसके साथ अटैचमेंट होता है। दूसरा अटैचमेंट बच्चे का अपनी फैमिली के साथ होता है। ठीक है, वह बाहर के लोगों के साथ इतना घुल मिल नहीं पाता जितना वह अपनी फैमिली के अंदर रहता है। ठीक है, उसके बाद है इमोशनल अटैचमेंट का निर्माण भावी संवेगात्मक और व्यक्तिगत विकास के आधार पर योगदान करता है। बच्चों द्वारा फैमिली एडल्ट्स के प्रति दर्शाया गया व्यवहार बाद के जीवन में प्रदर्शित सामाजिक व्यवहारों के साथ जारी रहता है। ठीक है, तो इमोशनल डेवलपमेंट का निर्माण, जो हमारे इमोशनल डेवलपमेंट है उनका निर्माण भावी इमोशनल और व्यक्तित्व विकास के आधार पर योगदान करता है। तो बच्चों द्वारा फैमिली एडल्ट्स के प्रति दर्शाया गया व्यवहार बाद के जीवन में प्रदर्शित सामाजिक व्यवहारों के साथ जारी रहता है। क्या पॉइंट है कि इमोशनल डेवलपमेंट हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का भी आधार होता है। बच्चे के द्वारा फैमिली एडल्ट्स के द्वारा जो भी बिहेवियर दर्शाया जाता है, बच्चा भी उन्हीं सामाजिक बिहेवियरों के साथ बिहेवियर करता है। यानी कि मैं बच्चे को गुस्सा दिखाऊंगी, बार बार उसको अपने से दूर करूंगी, तो बच्चे के अंदर भी धीरे धीरे वही फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी, तो वह मेरे से जो अटैचमेंट थी वो खत्म होनी शुरू हो जाएगी। यानी कि बड़े जैसा बिहेवियर कर रहे हैं, बच्चा भी वैसा ही बिहेवियर करेगा। अगर उसको कोई ज़्यादा प्यार करेगा तो बच्चे का उसी के साथ ज़्यादा अटैचमेंट रहेगा, जो उसको गुस्सा करेगा उसके साथ कम अटैचमेंट रहेगा। आप लोग देखते हो कि बच्चे ज़्यादातर पापा के साथ ज़्यादा अटैचमेंट होता होगा। क्यों? पापा गुस्सा नहीं करते, सारा गुस्सा तो मम्मी करती है ना। पापा को क्या पता, तो सुबह निकलते हैं शाम को आते हैं, पूरा दिन संभालने तो मम्मियों को होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, बच्चा जैसा व्यवहार देख रहा है वैसा ही करेगा। उसके बाद है अटैचमेंट में हस्तक्षेप करने वाली घटनाएं, जैसे बच्चे का परिचित लोगों में आकस्मिक रूप से अलगाव होना। उसके बाद कोशिकाओं और अंतरक्रियाओं में संवेदनशीलता और अनुक्रियात्मकता, निरंतरता आदि इमोशन और कॉग्निटिव जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। ये प्रभाव लघुकालीन या दीर्घकालीन हो सकते हैं। अब ये कि अटैचमेंट में हस्तक्षेप करने वाली घटनाएं कौन कौन सी है, जैसे क्या है, बच्चे का कोई परिचित है उसका आकस्मिक रूप से अलग हो जाना, यानी कि बच्चे के अटैचमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। बच्चे का कोई परिचित है, यानी कि बच्चा जिसको सबसे ज़्यादा अटैच करता है, मान लो कोई छोटा बच्चा है अपने दादाजी के साथ ज़्यादा अटैच था, उसके दादा एक्सपायर हो जाते हैं, तो बच्चे के ऊपर कितना बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अब जैसे ही एक बच्चा है 5 साल का, उसके पापा एक्सपायर हुए हैं, तो उस बच्चे को तो अभी बताया भी नहीं कि उसके पापा कैसे एक्सपायर हुए, उसको तो बस यही बताया कि बेटा आपके पापा ना फौज में चले गए। तो एक जो हमारा परिचित है और उससे वो अचानक से हमसे अलग हो जाता है, तो उसके कारण भी हमारे ये कुछ घटनाएं हैं, ये भी हमारी अटैचमेंट के ऊपर इफेक्ट डालती है। तो बच्चा क्या है, ज़्यादा संवेदनशील हो जाएगा, सेंसिटिव हो जाएगा बच्चा ज़्यादा। ठीक है, तो ये क्या है, बच्चे के ऊपर नेगेटिव भी इफेक्ट डाल सकता है। ये शॉर्ट टर्म भी इफेक्ट डाल सकता है और लॉन्ग टर्म भी इफेक्ट डाल सकता है। तो ये थे आपके बच्चे के अंदर अटैचमेंट को डेवलप करने के तरीके, या किस प्रकार बच्चे के अंदर अटैचमेंट डेवलप होती है। एक तो जब बच्चा 6 से 30 महीने का होता है, तो जो उसको ज़्यादा संभालता है बच्चे का उसी के प्रति अटैचमेंट होती है। दूसरा, बच्चे का अपनी फैमिली के प्रति अटैचमेंट होती है। तीसरा, बच्चे के अंदर जो भी फैमिली एडल्ट जैसा बिहेवियर कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग बच्चे के अंदर अटैचमेंट बढ़ती है या घटती है। और चौथा, अगर कोई भी बच्चे के साथ कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसका भी बच्चे के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। मान लो जिसके साथ सबसे ज़्यादा अटैच था वह व्यक्ति कहीं चला जाता है, छोड़ के चला जाता है, या कुछ और दुर्घटना हो जाती है, तो भी बच्चे के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये थे आपके डेवलपमेंट ऑफ अटैचमेंट। अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, ma'am.
Yes, आगे ma'am. देखो, आगे देखो, आगे है आपका बाल्बी के लगाव के सिद्धांत के मुख्य बिंदु। इसने सिद्धांत के क्या क्या बिंदु बताए हैं कि बालक में किसी मुख्य व्यक्ति से लगाव की जन्मजात आवश्यकता, जीवन के प्रथम 2 वर्ष तक बालक को ऐसे महत्वपूर्ण लगाव की निरंतर आवश्यकता, और तीसरा बताया इसने प्राथमिक पोषक के साथ बालक का लगाव संबंध आंतरिक कार्य मॉडल का विकास करना। आरती बेटा एक बार इसको पढ़ दे। ओके मैम। फर्स्ट है बालक में किसी मुख्य व्यक्ति से लगाव की जन्मजात आवश्यकता। बालक में किसी न किसी चीज से लगाव की आवश्यकता जन्मजात होती है। बॉल्बी के अनुसार वे किसी दूसरी चीज या व्यक्ति की संभावना से इनकार नहीं करता, लेकिन बच्चे के लिए प्राथमिक बॉन्ड या संबंध किसी अन्य संबंध से अधिक महत्वपूर्ण होता है और वे सामान्यतः माँ। बॉल्बी का विश्वास है कि ऐसा लगाव किसी अन्य लगाव से मात्रा की दृष्टि से भिन्न होता है। वह ये भी कहता है कि माँ से जो संबंध होता है वह अन्य संबंधों से बिल्कुल भिन्न होता है। इस प्रकार के लगाव को मोनोट्रॉपी कहा गया है, अर्थात किसी एक चीज या व्यक्ति के साथ निकटतम लगाव। बॉल्बी ने कहा है कि इस प्रकार के लगाव मोनोट्रॉपी के टूटने या ऐसे लगाव को शुरू करने में असफलता के बहुत ही नकारात्मक परिणाम निकलेंगे। प्रेम रहित समाज विरोधी। बालक का व्यवहार पोषक से समीपता को दर्शाता है। जब बालक में उच्चतम उत्तेजना होती है तब वे अपने पोषक को संकेत देता है, जैसे रोना, मुस्कुराना और हाथ पैर हिलाना। पोषक भी इन व्यवहारों के प्रति अनुक्रिया करते हैं और इस प्रकार अंतःक्रिया की एक पद्धति चलती है। देखो बेटा क्या बताया इन्होंने, बालक के किसी मुख्य व्यक्ति के लगाव की जन्मजात आवश्यकता। बच्चे का क्या होता है, किसी न किसी के साथ, किसी न किसी चीज के साथ लगाव की आवश्यकता जन्मजात होती है। ठीक है, यानी कि लगाव की जो अटैचमेंट की जो नीड होती है बच्चे की, वो जन्मजात होती है। बचपन से ही बच्चा क्या अपनी माँ के साथ अटैच होता है, उसके बाद क्या होता है, वह किसी टॉयज को ऐसा बना लेता है, उसके साथ ज्यादा अटैच हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, बच्चे के लिए प्राइमरी बॉन्ड किसी अन्य संबंध से अधिक महत्वपूर्ण होता है, इसलिए बच्चा सामान्यतः अपनी माँ के साथ उसका सबसे ज्यादा अटैचमेंट होता है। इस प्रकार लगाव को हम मोनोट्रोपी कहा जाता है, यानी कि जब बच्चे के साथ एक वस्तु के साथ ज्यादा अटैचमेंट हो जाए तो उसको मोनोट्रोपी बोलते हैं। जैसे तुम देखो, मेरी बेटी है, मैंने बचपन में उसको, अभी वो 5 साल की हो गई, 6ठे साल में लगी है, वो छोटी सी थी तब मैं उसकी एक डॉल लेके आई थी। उस डॉल के साथ उसका इतना अटैचमेंट है, साथ में लेके सोती है वो, उसको सारे काम करती है उसके, हर जगह उसको साथ में घुमा के रखती है। मामा के घर जाएगी तो अपने बैग में डाल के लेके जाएगी, और उसको ऐसे जैसे कि बच्चे को हम रखते हैं ना, ऐसे रखते हैं उस डॉल को। तो बच्चे के साथ जो अटैचमेंट हो जाता है ना किसी एक चीज को लेकर, या तो अपनी माँ के साथ उसका इतना अटैचमेंट हो जाए या किसी चीज के साथ, तो उसको हम मोनोट्रोपी कहा जाता है, जब ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है। और मेरे को तो अब लगने लगा मेरे बेटे को मेरे से ज्यादा अपनी गुड़िया के साथ ज्यादा अटैचमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि जब ये मोनोट्रोपी के टूटने, तो ऐसे लगाव के शुरू में असफलता ही बहुत ही नकारात्मक परिणाम निकलेंगे। प्रेम रहित समाज विरोधी। बालक का व्यवहार पोषकता के समीपता को दर्शाता है, जबकि बालक में उच्चतम उत्तेजना होती है। जब वह अपने पोषक को संकेत देता है तो रोना, मुस्कुराना, हाथ पैर हिलाना, पोषक में इन व्यवहारों के प्रति अनुक्रिया करता है। अब देखो भाई, जब बच्चे का वो जो मोनोट्रोपी वाला जो अटैचमेंट टूटता है, तो बच्चे के साथ कुछ नेगेटिव, कुछ उत्तेजना भी उसके अंदर आती है। जैसे वह रोता है, हाथ पैर मारता है, ठीक है, कोई अच्छी चीज होती है तो मुस्कुराता है, तो ये प्रोसेस चलती है। उसके बाद है आपका जीवन के प्रथम 2 वर्ष तक बालक को ऐसे महत्वपूर्ण लगाव की निरंतर आवश्यकता। बाल्बी के अनुसार यदि मदरिंग को 2.5 से 3 साल की, पहले वाला समझ में आया बेटा, मुख्य व्यक्ति के लगाव की जन्मजात आवश्यकता। यस मैम। दूसरा है आपका, इसको पढ़ दे बेटे। ओके मैम। जीवन के प्रथम 2 वर्ष तक बालक को ऐसे महत्वपूर्ण लगाव की निरंतरता आवश्यकता। बॉल्बी के अनुसार यदि मदरिंग को 2.5 से 3 साल तक विलंबित किया जाता है तो ये अवधि बहुत ही चिंताजनक होगी। यदि लगाव को 2 वर्ष के दौरान तोड़ दिया जाता है या हस्तक्षेपित किया जाता है तो बालक को लंबे समय तक परिणाम भुगतना पड़ेगा और वे अपरिवर्तक या खतरा 5 वर्ष की आयु तक चलता है। बॉल्बी ने माँ के खोने या उससे अलग होने या लगाव के विकास में असफलता के लिए मैटरनल डेप्रिवेशन शब्द का प्रयोग किया है। बॉल्बी की इस मैटरनल डेप्रिवेशन परिकल्पना के पीछे
अब धारणा है कि शिशु और प्राथमिक पोषक के बीच लगाव में निरंतर हस्तक्षेप रहने से उस शिशु में दीर्घकालीन संज्ञात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। इनका प्रभाव बहुत ही व्यक्त होता है। यदि ऐसा सत्य है तो पोषक को चाहिए कि वे अपने बच्चों को डे केयर में छोड़ दें। अब देखो बेटा, जीवन के प्रथम 2 वर्ष तक बालक को ऐसे महत्वपूर्ण लगाव की नियंत्रण आवश्यक। देखो 2-2.5 साल तक तो बच्चे के साथ हमें लगाव अटैचमेंट ठीक है, लेकिन उससे बाद अगर बच्चा आपके साथ चिपका रहता है तो ये डेंजर जोन हो सकती है, क्योंकि बच्चा फिर स्कूल नहीं जाएगा। ठीक है, बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, उसको पीटना पड़ेगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि 2.5 से 3 साल तक किया जाए। 2 साल तक तो ठीक है, लेकिन उससे ऊपर जब होता है ना, तो ये हमारे लिए चिंताजनक हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे के अंदर क्या आ जाता है, आपका मेंटल डेप्रीवेशन आ जाता है, क्योंकि बच्चे को हमेशा ये रहेगा कि मेरी मम्मी कहीं चली ना जाए मुझे छोड़ के। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो लगाव निरंतर हस्तक्षेप रहने से उस शिशु में दीर्घकालीन सामाजिक और कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। इस प्रभाव बहुत ही व्यस्क होता है। केयर टेकर को चाहिए अपने बच्चे को डे केयर में छोड़ दे, यानी कि इसका मतलब ये है कि हमें 2 साल तक तो अपने बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, लेकिन उसके बाद धीरे 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 हमें बच्चे से दूरी भी बनानी चाहिए। अब तुम पूरा दिन 5 साल का हो गया अपनी गोदी में ही चिपटा के रखोगे तो क्या कल को वो स्कूल जाएगा? नहीं जा पाएगा। तो हमें बच्चे को बीच में थोड़ा थोड़ा गैप देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमें बच्चे को बीच में इसने बोला है कि डे केयर में छोड़ दे। डे केयर जरूरी है, जिसके घर में दादा दादी हैं भाई दादा दादी के पास छोड़ो, थोड़ी देर के लिए वो रखेंगे, ताकि बच्चे का जो मेंटली जो डेप्रीवेशन वाली सिचुएशन आ गई कि वह अपनी मम्मी को छोड़ ही नहीं रहा, उसको हमें थोड़ा सा दूर करना। कई बच्चे होते हैं ना 5-5 साल के 6-6 साल के हो गए फिर भी अपनी मम्मी का दूध पीते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं, मेन तो बच्चा क्या, जब तक मम्मी का दूध पीता तब तक ज़्यादा अटैचमेंट रहती है उसको। ठीक है, तो हमें 2 साल तक तो अटैचमेंट ठीक है, लेकिन धीरे धीरे उस अटैचमेंट को कम करना है ताकि बच्चा मेंटली डेप्रीवेशन की सिचुएशन में ना पहुंचे। समझ में आ गया? इसके परिणाम देखो क्या क्या हो सकते हैं मेंटली डेप्रीवेशंस के। अपराधिता हो सकती है, निम्न बुद्धि हो सकती है बच्चे के अंदर, आक्रामकता की वृद्धि हो सकती है, स्ट्रेस में आ सकता है, प्रेम रहित मनोरोगी हो सकता है। ठीक है, तो ये गुण बच्चे के अंदर मेंटली डिप्राइव में आ जाते हैं। जब ज़्यादा हम बच्चे को पैम्पर करके रखते हैं ना, तो वो बहुत सारी चीज़ों को क्या कर पाता है, उसके अंदर ये आ जाते हैं। तो तनाव स्ट्रेस में आ जाएगा, जो ज़्यादा पैम्पर करते हैं ना बच्चे को वो सबसे ज़्यादा जल्दी स्ट्रेस में आते हैं। उसके बाद उसकी आक्रामकता में वृद्धि होती है, उसकी जो इंटेलिजेंस है वो लोअर होती है। ठीक है, तो प्रेम रहित मनोरोगी दूसरों के लिए भावना या प्यार का प्रदर्शन करने की अयोग्यता होती है। ऐसे लोग अपने कार्यों में परिणामों पर ध्यान न देकर जो उनके मन में आता है वही कुछ कर लेते हैं, जैसे समाज विरोधी व्यवहार के लिए स्वयं का कोई दोष या कसूर न मानना। तो ये सारी चीजें बच्चे के अंदर आ जाती है। जब बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, बाकी बच्चों से पीछे रहेगा। ठीक है, ज़्यादा पैम्पर कर रहे हो आप बच्चे की, हर एक चीज़ में गलत काम में भी उसकी आप तरफदारी कर रहे हो, तो बच्चा आगे चल के अपराधी बनेगा। ठीक है, उसकी आक्रामकता में वृद्धि होती है, यानी कि एकदम से उसको गुस्सा आता है, वो भी बड़ा तेज होता है। और स्ट्रेस में आपको लगता है ज़्यादा पैम्पर कर रखा है, बच्चा स्ट्रेस में आ जाएगा। जिस दिन भी आप गुस्सा करोगे उसी दिन स्ट्रेस में आ जाएगा वो। तो ये सारी चीज़ें बताइए, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। आगे देखो, अब अगला पढ़ो, 3rd वाला पॉइंट। प्राथमिक पोषक के साथ बालक का लगाव संबंध आंतरिक कार्य मॉडल का विकास करता है। आंतरिक वर्किंग मॉडल संज्ञात्मक ढांचा होता है जो विश्व को समझने के लिए स्वयं तथा दूसरों को समझने के लिए मानसिक छवियों या ज्ञापनों द्वारा निर्मित होता है। एक व्यक्ति की दूसरे के साथ अंतर्क्रिया उसके आंतरिक मॉडल से स्मृतियों और अपेक्षाओं द्वारा निर्देशित होती है और जो उनके दूसरों के साथ संबंधों का मूल्यांकन करती है। 3 वर्ष की आयु के आसपास ये बालक के व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है और इस प्रकार उनकी विश्व किस बारे में समझ और दूसरों के साथ भविष्य में अंतर्क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। आंतरिक वर्किंग मॉडल की 3 विशेषताएं होती हैं। फर्स्ट है दूसरों का मॉडल जो विश्वसनीय हो, दूसरों का मॉडल जो उपयोगी हो, लास्ट है स्वयं का मॉडल जो अन्यों के साथ अंतक्रियाओं के समय प्रभावी हो। यही मानसिक ज्ञापन बालक के भावी सामाजिक और संवेगात्मक व्यवहार का मार्गदर्शन करते हैं, जबकि बालक का आंतरिक वर्किंग मॉडल सामान्यतः अन्यों के प्रति अनुक्रिया को निर्देशित करता है। ठीक है भाई, अब 3rd वाला पॉइंट क्या बताया है? प्राथमिक पोषक के साथ बालक का लगाव संबंध आंतरिक कार्य मॉडल का विकास करना।
इसमें क्या है, एक फ्रेमवर्क होता है जो विश्व को समझने में और स्वयं को दूसरों को समझने में के द्वारा निर्मित होता है। तो एक व्यक्ति की दूसरों के साथ जो इंटरेक्शंस है, तो वहाँ पर इंटरनल मॉडल्स की जो जो उसकी यादें हैं, जो जो अपेक्षाएं हैं, वे निर्देशित होती हैं और दूसरों के साथ बालकों का इवैल्यूएशन करती हैं। तो 3 साल की आयु के आसपास ये बालक अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं, यानी कि 3 साल तक होते होते बच्चे के अंदर समझ डेवलपमेंट हो जाती है। तो दूसरों के साथ क्या कैसे इंटरेक्शन करना है, इसमें 3 विशेषताएं बताई हैं। दूसरे का मॉडल जो विश्वसनीय और स्वयं का मॉडल जो उपयोगी, स्वयं का मॉडल। देखो भाई, इसको आप अपने अकॉर्डिंग देख के चलो, इसमें तो पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं आपकी बुक में। प्राथमिक पोषक के साथ बालक का अटैचमेंट मॉडल इंटरनल वर्क मॉडल का वो डेवलप करता है, यानी कि जितना हम बच्चे के साथ अटैचमेंट कर रहे हैं तो ये बच्चे का भी एक फ्रेमवर्क या एक मॉडल डेवलप करता है। बच्चे की क्या समझ है दुनिया को देखने की, ये भी डेवलप करता है। ठीक है, जब आप बच्चे को ज़्यादा पैम्पर करते हैं ना, तो बच्चे को डर की भावना होती है कि कहीं मैं अकेला ना जाऊँ। जब आप बच्चे को खुला छोड़ देते हो ना कि बेटा जा घूम के आ, खेल के आ, एक तो बच्चे को आप देखो जिसको आपने बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रखा है, और एक दूसरा बच्चा जिसके घर वालों ने बोल दिया बेटा तू कहीं जा। तो उन दोनों बच्चों की जो सोच है, जो नजरिया है देखने का, उसका जो मॉडल है, दोनों का अलग मिलेगा। जो बच्चा बिल्कुल पैम्पर कर रखा है, उसको मान लो पार्क तक भी जाना है तो घर वाले साथ जा रहे हैं, झूले पे झुला रहे हैं तो भी घर वाले झुला रहे हैं, कोई गेम खिला रहे हैं तो भी घर वाले खिला रहे हैं। तो ऐसा बच्चा, और एक बच्चा जो घर वालों ने क्या है बिल्कुल खुला छोड़ दिया कि जा बेटा, तो बच्चा वहाँ पर खुद के इमोशन भी क्रिएट करेगा, यानी कि खुद कैसे बचना है, कोई गाड़ी आ जाए तो बच्चों के साथ कैसे खेलना है। तो उन दोनों के जो इमोशंस हैं उनमें या क्या है दिन रात का अंतर मिलेगा। ठीक है, ऐसे बच्चे हैं मैम मेरे पास, मेरे घर में ही है मतलब। तो मैं बोलती हूँ उनकी मम्मी को कि भाई 12-13 साल के बच्चे हो गए हैं, थोड़ा अकेले जाने दो, तो मुझे ही ज्ञान देने लग जाती है कि नहीं बहुत छोटे हैं अभी, तो कहीं नहीं जाना हमें। नहीं बच्चे को ना हम जैसे इतना बड़ा होने के बाद तो हमें छोड़ देना चाहिए। मैं खुद का बगल एग्जांपल में दे ही स्कूल है मैम, मतलब आधा किलोमीटर भी स्कूल नहीं होगा और वो कार से जाते हैं बड़े स्कूल। नहीं, अब तो बेटा बच्चों को खुद भी तो ये होना चाहिए ना कि हमें जाना है, हम जा सकते हैं। आप नहीं, जितना उनका बच्चे कहना है को, कि उनका कहना है बेटियां हैं, कल दूसरे घर जाएंगी तो मैं अपने हिसाब से रखूंगी, दो जगह रखूंगी। मतलब मेरा बेटा उतना पैदल चल लेता है, उतनी दूर का स्कूल है, लेकिन वो कार से ही जाते हैं क्योंकि उनको गर्मी बर्दाश्त नहीं है, तो एसी में ही जाएंगे। नहीं पार्क थोड़ी, में जाएगा तो कोई साथ में ही जाएगा, उनके अकेले नहीं जा सकते वो पार्क। 5 मिनट के लिए अभी इसके एक बार शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देख लो। 4 तक हुए थे ना, इमोशंस का क्या अर्थ है। अब अगला क्वेश्चन है अटैचमेंट क्या है। अटैचमेंट का अभी पढ़ाया था, खुद करोगे। उसके बाद है आइंसवर्थ ने सुरक्षित लगाव की क्या विशेषता बताई है, अथवा अपने बच्चों के, हाँ आइंसवर्थ वाला ये अभी बताया, सुरक्षित लगाव वाला जो पढ़ा था। उसके बाद है अपने बच्चों के संवेगों का कंट्रोल करने में आप जो कैथरेसिस है, रेचन तकनीकी का उपयोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो इस टेक्निक में क्या बताया गया था भाई, उसको क्रिएटिविटी की तरफ मोड़ना, नहीं बच्चे को स्वतंत्र छोड़ देना, बेटा आप खुद देखो कैसे काम करना, ये वाला था। तो यही 3 क्वेश्चन करने हैं आपको शॉर्ट में। एक तो अटैचमेंट से आपका क्या अभिप्राय है, दूसरा आइंसवर्थ ने जो सिक्योर अटैचमेंट है उसकी क्या विशेषताएं बताई हैं, और तीसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट है क्वेश्चन अपना, अपने बच्चे के इमोशंस को कंट्रोल करने में आप रेचन मेथड का किस प्रकार उपयोग करोगे। ये 3 क्वेश्चन आपको शॉर्ट्स में करने हैं, और लॉन्ग में जो आपने अभी किया था डेवलपमेंट ऑफ इमोशन वाला कंप्लीट टॉपिक करना है, जिसमें आपने 3-4 जितने भी क्वेश्चन आपने करे हैं अभी। फर्स्ट क्वेश्चन किया था आपने कि डेवलपमेंट की जो अलग अलग स्टेजेस है उसमें इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में बताइए। दूसरा आपका जितने भी इमोशंस हैं कितने टाइप के हैं उनको बताना है। उसके बाद आपके इमोशंस को कंट्रोल करने की योग्यता या उनको स्टेबल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपना सकते हैं। एक क्वेश्चन था बालक के प्राइमरी लेवल पर जो इमोशन डेवलपमेंट है उसमें टीचर की क्या भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया आपने अटैचमेंट का क्या अर्थ है, और उसके बाद एक क्वेश्चन था आइंसवर्थ की अटैचमेंट शैली, और 3 वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो।
प्रॉब्लम है किसी को? फिर आपकी 1-2 दिन में हो जाएगी। एक दिन आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर लगेगा। फिर 4-5 2 यूनिट रह जाएंगे, यानी कि मुश्किल से आपका 10 दिन का सिलेबस हो रहा है इस बुक का। सारे हो क्लास में या नहीं हो?